हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा देखिए, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमको रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बताती है कि अगर किसी कंडक्टर में चार्जेस जो है फ्री चार्ज कैरियर्स वो मोशन में है ना, तो किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हम कंसिडर करेंगे कंडक्टर में, तो पर यूनिट टाइम उस पॉइंट को कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है ना। तो एक तरह से देखा जाए वॉल्यूम ऑफ चार्ज फ्लोइंग विद इन दी कंडक्टर, कि कितना लार्ज मैग्नीट्यूड में और कितना तेजी से चार्ज फ्लो कर रहा है, इसको इलेक्ट्रिक करंट बताता है। और फिर इंस्टेंटेनियस और एवरेज करंट वगैरह हमने डिस्कस की। तो अब इसी टॉपिक को, करंट इलेक्ट्रिसिटी को बच्चों हम लोग आगे और फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक और फिजिकल क्वांटिटी, करंट डेंसिटी, ठीक है बच्चों। करंट डेंसिटी डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले। तो करंट डेंसिटी क्या है, तो जैसा कि हम लोग शुरुआत से ये बात कर ही रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टिंग मटेरियल का सिलिंड्रिकल सेक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं ना। एक सिलिंड्रिकल वायर है जो किसी एक कंडक्टिंग मटेरियल की है, मींस इसमें बहुत सारे अबंडेंट फ्री चार्ज कैरियर्स हैं रूम टेम्परेचर पर, और इसके अक्रॉस एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहे हैं हम बाय दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके टर्मिनल्स का इलेक्ट्रॉन्स का पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड हम E इक्वल्स टू V बाय L लिख सकते हैं, जहां पर L इस कंडक्टर की लेंथ है बच्चों, ठीक है। और V जो टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, मींस एक तरह से कहें वही कंडक्टर के एंड्स का भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू V बाय L एग्जिस्ट करेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं वो, जैसा कि सॉलिड सब्सटेंस में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री चार्ज कैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक मूवमेंट चार्ज का सेटअप हो जाएगा, या यूं कहें चार्ज फ्लो करने लगेगा। अब करंट फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर होती है ना। करंट जो है, करंट के फ्लो की डायरेक्शन हमेशा कंडक्टर की लेंथ के अलोंग होगी। जो स्पीड है, जिस स्पीड के साथ कंडक्टर्स मूव करेंगे, या यूं कहें वेलोसिटी अगर हम ले इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की ड्यू टू दी इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, तो वो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है कि वो हमेशा अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर होगी। और जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब उनका मूवमेंट होगा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, क्योंकि फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड होगी। चलिए, अब मान लीजिए जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करने के लिए एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन यहां भी कंसिडर कर लीजिए। इस सिलिंड्रिकल वायर का कहीं भी किसी पॉइंट पर हम एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो चार्ज कैरियर्स हैं ना, जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी डेंसिटी हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म हो। चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी जो है वो हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म हो, मतलब अगर इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को मैं बहुत छोटे छोटे कुछ एरिया एलिमेंट्स में डिसइंटीग्रेट करूं ना, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, इस पूरे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को छोटे छोटे एरिया में हम डिसइंटीग्रेट करके देखें, तो ऐसा भी हो सकता है कि हर एक क्रॉस सेक्शन को पर सेकेंड ना, मैं जो टाइम इंटरवल ले रहा हूं वो 1 यूनिट ले रहा हूं। 1 सेकेंड टाइम इंटरवल में जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं जो किसी भी एक एरिया एलिमेंट को क्रॉस कर रहे हैं ना, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। कहने का मतलब अगर हम देखें तो जो करंट की डेंसिटी है ना, चार्ज फ्लो कर रहा है, तो जो चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं उनकी डेंसिटी इस पूरे क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस, उन फ्लोइंग चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी इस पूरे क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस यूनिफॉर्म है। तो मतलब अगर हम इक्वल एरिया एलिमेंट कंसिडर करें, मान लीजिए इक्वल विड्थ के, इक्वल सरफेस एरिया के हम ये एरिया एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, तो हर एक एरिया एलिमेंट से एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है। मतलब यहां से भी कितना चार्ज फ्लो हुआ, NE,
यहां से भी कितना चार्ज फ्लो हुआ, NE, यहां से भी कितना चार्ज फ्लो हुआ, NE। तो हम कहेंगे करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इस पूरे क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस यूनिफॉर्म है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए यहां इस एरिया एलिमेंट से जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स निकले वो बहुत ज्यादा निकले, बहुत ज्यादा चार्ज कैरियर्स फ्लो कर रहे हैं यहां पर। उसका कुछ भी कारण हो सकता है यहां पर चार्ज कैरियर्स की, फ्री चार्ज कैरियर्स की वेलोसिटी, स्पीड जो है वो ज्यादा है, या ये भी हो सकता है कि यहां पर जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ज्यादा चार्ज कैरियर्स क्रॉस कर रहे हैं इस एरिया एलिमेंट को। तो जो भी कारण हो, तो हम अगर मान लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर रहे हैं तो उसके डिफरेंट पॉइंट्स पर हम ऑब्जर्व करें पर यूनिट टाइम जो चार्ज फ्लो कर रहा है, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है एट एवरी पॉइंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन, वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है बच्चों और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे, एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करेंगे यहां पर, वो कहलाती है करंट डेंसिटी, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, हमको बता रहे कि करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कितना डेंस है, कितना डेंसली डिस्ट्रीब्यूटेड है करंट क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस, उसको हमको वही हमको बताती है करंट डेंसिटी। डिफाइन कैसे करते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी ना, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी, अभी आगे मैं बताऊंगा आपको, मैं वेक्टर लगा रहा हूं इसके ऊपर, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सिलिंड्रिकल वायर में करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, उसको हम करंट डेंसिटी से डिफाइन करते हैं, ठीक है बच्चों। दिस इज द वे इन विच वी डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर। ऑब्वियसली करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है। तो एक तरह से हम कहें करंट डेंसिटी की डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर। जैसा पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज कंसिडर्ड फ्रॉम हाई पोटेंशियल एंड टू लो पोटेंशियल एंड, मींस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, चाहे पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। अगर कंडक्टिंग मीडियम में नेगेटिव चार्ज कैरियर्स फ्री, मतलब जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं वो नेगेटिव चार्ज पोजेस करते हैं, एक्चुअल फ्लो नेगेटिव चार्ज का हो रहा है, तो भी कन्वेंशनली हम करंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट लेंगे। तो जो भी है, तो करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन है बच्चों, वो हमेशा हम कहेंगे कि अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होती है। अच्छा, अब मान लीजिए अगर हमने जो क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया है इस सिलेंडर में, वो लेंथ के परपेंडिकुलर लिया है ना, जो हमने क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया है जिसके अक्रॉस हम करंट डेंसिटी डिफाइन कर रहे हैं, वो क्रॉस सेक्शन हमने इस तरह से लिया है, वो जैसे यहां पे मैंने सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लिया है, ये कंडक्टर की लेंथ के परपेंडिकुलर है। मान लीजिए अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरह से कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए ये हमारी एक कंडक्टिंग वायर है जिसके क्रॉस करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन आएगी वो तो अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगी, और करंट के फ्लो की डायरेक्शन हमेशा अलोंग दी लेंथ ऑफ कंडक्टर होती है। तो ये हमारी करंट, मान लीजिए करंट जो है हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये हमारा करंट डेंसिटी वेक्टर की डायरेक्शन भी होगी। अब मान लीजिए अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया जो कंसीडर कर रहे हैं, वो क्रॉस सेक्शन एरिया हमने इस तरह से लिया कि इस सिलेंडर में ये एरिया लिया, ये सरफेस एरिया कंसीडर किया, इसको मैं क्रॉस सेक्शन एरिया कह रहा हूं इस तरह से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये लेंथ के परपेंडिकुलर नहीं है ना, जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ जे। जो एरिया वेक्टर है हमारा, मान लीजिए अगर इसको मैं एरिया क्रॉस सेक्शन और एरिया क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर रहा हूं, तो जो एरिया वेक्टर आएगा आउटवर्ड नॉर्मल ऑफ द सरफेस एरिया, जैसे कि हम पहले पढ़ते हुए आए हैं, फर्स्ट यूनिट में गॉस थ्योरम में पढ़ा था कि जहां कोई क्वांटिटी अगर एरिया के ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रही है, वहां पर हम एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करेंगे, और डायरेक्शन ऑफ एरिया इज ऑलवेज कंसीडर्ड अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल। तो ये हमारा एरिया वेक्टर है,
तो यहां पर हम करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, ना? तो हमको क्या करना है, हमेशा ये ध्यान रखिए, जो करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड होता है ना, वो होता है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, और वो एरिया जो आपको लेना है वो हमेशा करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर एरिया कंसीडर करना है, करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो लेना है। लेकिन यहां पर तो ऐसा नहीं है, यहां पर तो हमारा जो एरिया वेक्टर है इट इज नॉट अलोंग करंट डेंसिटी वेक्टर ना। इसका मतलब हमारा जो एरिया, जो हमारा एक्चुअल सरफेस एरिया है जिसके अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है, जिसके अक्रॉस चार्ज फ्लो कर रहा है, वो करंट के फ्लो की डायरेक्शन के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं है। तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां पर हमको इस एरिया की प्रोजेक्शन लेनी पड़ेगी। वी हैव टू कंसीडर द प्रोजेक्शन ऑफ द एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, या मतलब करंट डेंसिटी के, करंट डेंसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमको इसकी प्रोजेक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी सरफेस एरिया की। तो ये प्रोजेक्शन कितनी आएगी बच्चों, ये प्रोजेक्शन आएगी, तो मान लीजिए अगर हमारा करंट और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, तो एक तरह से इस सरफेस एरिया की प्रोजेक्शन करंट डेंसिटी के परपेंडिकुलर कितनी आएगी बच्चों, ये आएगी a cos थीटा ना। ये हमारी जो प्रोजेक्शन आएगी इस क्रॉस सेक्शन की परपेंडिकुलर टू दी करंट डेंसिटी वेक्टर, इस सरफेस एरिया की प्रोजेक्शन करंट डेंसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर, वो a cos थीटा आएगी। या यूं कहें हम क्या करें, एरिया का, एरिया वेक्टर का, वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल के अलॉन्ग होती है सरफेस एरिया से, तो एरिया वेक्टर का कंपोनेंट ले लें करंट डेंसिटी के सेम डायरेक्शन में ना। प्रोजेक्शन ऑफ एरिया मतलब कंपोनेंट ऑफ एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर, तो उसमें हमारे पास वो सरफेस एरिया हमको लेना पड़ेगा, या यूं कहें इस एक्चुअल क्रॉस सेक्शन एरिया की प्रोजेक्शन लेनी पड़ेगी कंडक्टर की लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये कितना आएगा, ये cos थीटा आएगा बच्चों। तो हम लिखेंगे करंट डेंसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा अब वो I अपॉन a cos थीटा होगा। ठीक है, ये समझे आप कि अगर जैसे हमारा यहां पर हमने लिया है कि करंट के फ्लो की डायरेक्शन अगर क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, मींस एरिया वेक्टर के सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट, तो हम सिंपल I अपॉन a लिख देंगे करंट डेंसिटी वेक्टर को। लेकिन अगर हमारा एरिया वेक्टर करंट डेंसिटी वेक्टर से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो हमको एरिया वेक्टर की प्रोजेक्शन लेनी पड़ेगी करंट डेंसिटी के अलोंग, मतलब हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उस सरफेस एरिया की प्रोजेक्शन करंट डेंसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वो हमारा I अपॉन a cos थीटा वो करंट डेंसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो बेसिकली ये समझिए आप, करंट डेंसिटी हमको ये बताती है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस कैसा है, कहां पर करंट डेंस है, कहां पर करंट जो है वो मतलब डेंसिटी करंट की कम है, पर यूनिट एरिया कितना करंट फ्लो कर रहा है, क्वांटिटेटिवली इस तरह से डिफाइन किया जाता है। बाकी डिफाइन हम करते हैं करंट पर यूनिट एरिया, बट एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो कंपोनेंट ले लेंगे एरिया का, a cos थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो I अपॉन a cos थीटा करंट डेंसिटी वेक्टर डिफाइन किया जा सकता है। तो यहां से आप देखिए करंट डेंसिटी वेक्टर अगर हमको पता है और एरिया हमको पता है ना, करंट डेंसिटी के परपेंडिकुलर हमको जो एरिया की प्रोजेक्शन है वो पता है, तो हम करंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, करंट कैन बी रिटन एज मॉड j इनटू a cos थीटा। ठीक है, जहां पर थीटा क्या है, जे वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल है। तो क्या मैं करंट को ये भी लिख, तो बच्चों मान लीजिए अगर हमारे पास करंट डेंसिटी हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि एक गिवन एरिया से जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है वो I है, और उस एरिया का प्रोजेक्शन करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मींस करंट डेंसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस एरिया का प्रोजेक्शन a cos थीटा है। तो हम करंट को इस तरह से लिख सकते हैं, उस पूरे एरिया से जो करंट फ्लो कर रहा है I, उसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल j a cos थीटा, या हम उसको लिख सकते हैं करंट इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ j एंड j वेक्टर और a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम उसको लिख सकते हैं बच्चों ना।
अब अगर मान लीजिए करंट, ये तो हम तब यूज करेंगे ना रिलेशन जब करंट डेंसिटी हमारी यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म मतलब पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया के हर एक पॉइंट पर, एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया करंट डेंसिटी की वैल्यू सेम है ना। हर एक पॉइंट से सेम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, सेम करंट की वैल्यू है हर एक पॉइंट पर, मतलब करंट का मैग्नीट्यूड है हर एक पॉइंट पर। लेकिन अगर करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, हर एक एलिमेंट से पर जो करंट पर यूनिट एरिया की वैल्यू है वो डिफरेंट है, कहीं पर करंट ज्यादा डेंस है, कहीं पर करंट की डेंसिटी कम है, तब क्या करेंगे हम? तब टोटल करंट एक गिवन क्रॉस सेक्शन से कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे, उस स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए जो करंट डेंसिटी वेक्टर है जे, उसको कांस्टेंट माना जा सकता है। हालांकि करंट डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट पर करंट डेंसिटी की वैल्यू अलग है, लेकिन किसी स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए वी कैन कंसीडर जे टू बी कांस्टेंट। तो अगर जे कांस्टेंट है तो उस स्मॉल एरिया एलिमेंट से कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, वो हम करंट डेंसिटी वेक्टर और डीएस के डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए वो स्मॉल करंट फ्लोइंग थ्रू अ स्मॉल एरिया एलिमेंट डी आई, जे डॉट डीएस लिख सकते हैं। पूरे क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, इसी तरह से जो हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट है, हर एरिया एलिमेंट से हम करंट निकालेंगे, टोटल करंट पूरे क्रॉस सेक्शन से सभी स्मॉल करंट्स का सिंपल सम स्केलर क्वांटिटी है। तो हम इस रिलेशन जे डॉट डीएस को इंटीग्रेट कर टोटल करंट जो इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो कर रहा है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक तरह से कहें, जो करंट डेंसिटी वेक्टर है उसका सरफेस इंटीग्रल किसी भी एरिया पर, किसी भी सरफेस एरिया से, वो हमको बताएगा कि उस पूरे सरफेस एरिया से टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है। करंट डेंसिटी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डीएस इंटीग्रल ये हमको बताएगा कि उस गिवन सरफेस एरिया से टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है। सॉरी, ठीक है। ये तो करंट डेंसिटी का कंसेप्ट है बच्चों। अब देखिए इससे आगे करंट डेंसिटी वेक्टर, उम्मीद करता हूं मैं आप समझ गए हो, मतलब करंट डेंसिटी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि करंट डेंसिटी रिप्रेजेंट क्या करता है और क्या सिग्निफिकेंस है करंट डेंसिटी का, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस द थर्मल मोशन ऑफ फ्री चार्ज एलिमेंट्स। हम जानते हैं कंडक्टर में अबंडेंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर से हम यह भी जानते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर से बच्चों हम ये भी जानते हैं कि एक गिवन टेम्परेचर पर ना, एक गिवन टेम्परेचर पर जो भी हमारे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं मटेरियल के, जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं मटेरियल के, एक गिवन टेम्परेचर पर वो कुछ थर्मल एनर्जी पोजेस करते हैं ना, और ये थर्मल एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर। इस थर्मल एनर्जी की वजह से जो भी हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं मोशन मटेरियल के, वो मोशन परफॉर्म करते हैं। इस मोशन को कहा जाता है थर्मल मोशन। अब इसमें डिपेंड करता है कि कौन कौन से पार्टिकल्स हमारे मोबाइल हैं, कौन से अपनी जगह पर फिक्स्ड हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टीज पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसा कि अगर हम सॉलिड सब्सटेंस की बात करें तो सॉलिड सब्सटेंस में जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो तो अपनी जगह पर रिजिडली फिक्स होते हैं, है ना, वो तो अपनी जगह पर रिजिडली फिक्स होते हैं क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। लेकिन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, कुछ एटम्स के आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं सॉलिड सब्सटेंस में। तो यही हमारे फ्री चार्ज कैरियर की तरह एक्ट करते हैं। ये ऐसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो पूरी वॉल्यूम में मूव कर सकते हैं मटेरियल की। अब अगर हम थर्मल मोशन कंसीडर करें तो जो फिक्स्ड एटम्स और आयंस हैं, आयंस मतलब वो एटम्स जिनसे ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए हैं, वो पॉजिटिव आयंस, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो सकते, मतलब उनका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वो अपनी जगह पर रिजिडली फिक्स है। लेकिन थर्मल एनर्जी की वजह से थर्मल मोशन तो वो भी परफॉर्म करेंगे। तो
ऐसे पार्टिकल्स जो अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, एटम्स और आयंस, सॉलिड मटेरियल में वो अपनी मीन पोजीशन पर बने रहते हुए मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो ऑसिलेट करते हैं ना। तो जो हमारे फिक्स एटम्स और आयंस हैं उनका तो ऑसिलेशंस होते हैं, थर्मल एनर्जी की वजह से वो ऑसिलेट करते हैं। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मोबाइल है ना, जिन पर कोई ऐसी फोर्स, बाउंडिंग फोर्स नहीं लग रही है, वो फ्रीली मूव करते हैं थर्मल मोशन। वो मतलब फ्रीली पूरी वॉल्यूम में इधर उधर जहां चाहे उधर मूव कर सकते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम मोशन देखें तो मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कंसिडर्ड सिमिलर टू दी मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। और जैसा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग एक आइडियल गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, पॉइंट साइज डायमेंशनलेस कंसीडर किए जा सकते हैं, कंटिन्यूअस आपस में कोलाइड करते रहते हैं, कंटेनर की वॉल से कोलाइड करते रहते हैं, ये कोलिजन इलास्टिक होते हैं, कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। द सेम थ्योरी कैन बी अप्लाइड टू दी थर्मल मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन ए कंडक्टर। जनरली हम इसको जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ये जो क्लाउड है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्टर के अंदर, इनको हम इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। और वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल एक आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स जैसी होती है। ठीक है, अब ये जो थर्मल मोशन है इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि थर्मल मोशन रैंडम होता है। रैंडम मतलब यहां पर कोई फिक्स्ड डायरेक्शन मोशन की नहीं है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में जाएंगे, नॉर्थ की तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे, या कोई पर्टिकुलर प्रिफर्ड डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन अवेलेबल है, जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो भी डिफरेंट होती है। अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो रूम टेम्परेचर का मतलब हो गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर इसको हम केल्विन में एब्सोल्यूट स्केल पर एक्सप्रेस करें तो 300 केल्विन। तो इस रूम टेम्परेचर 300 केल्विन पर जो थर्मल वेलोसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इन ए कंडक्टर, उसका जो मैग्नीट्यूड है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, वो 10 टू द पावर 6 से 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड का होता है। इतने रैपिड स्पीड के साथ में, इतनी लार्ज स्पीड के साथ में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंडक्टर के अंदर थर्मल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, ये मोशन बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या बिना कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हो रहा है। ये तो थर्मल एनर्जी की वजह से कि रूम टेम्परेचर पे वो रखे हैं तो हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थर्मल एनर्जी पोजेस करेगा ना, उस थर्मल एनर्जी की वजह से उनका ये मोशन हो रहा है। अभी कोई पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर फ्री चार्ज कैरियर्स, जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर में, वो इतनी लार्ज वेलोसिटी, इतनी लार्ज स्पीड के साथ में कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की जरूरत क्या है? करंट तो ऑलरेडी होना चाहिए उसमें, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज तो ऑलरेडी होना चाहिए कंडक्टर के अक्रॉस, बिकॉज चार्ज कैरियर्स आर इन मोशन। लेकिन ऐसा नहीं है। दिस थर्मल मोशन कंस्टिट्यूट्स जीरो करंट। इस थर्मल मोशन की वजह से कोई नेट फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट नहीं होता है, कोई नेट फ्लो ऑफ चार्ज जनरेट नहीं होगा। ऑल थर्मल मोशन जो है, मतलब इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो जीरो होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इस रैंडमनेस की वजह से। क्योंकि अगर हम सॉलिड सब्सटेंस की बात करें तो सॉलिड सब्सटेंस में लगभग 10 टू द पावर 23 पर मीटर क्यूब इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के फ्री इलेक्ट्रॉन्स लगभग ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कंडक्टिंग मटेरियल में होते हैं। 10 टू द पावर 20 से 10 टू द पावर 23, मतलब इतने लार्ज नंबर में इतने डेंस फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब इनकी वेलोसिटीज रैंडम मतलब कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर आप सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज का, थर्मल वेलोसिटीज का सम करेंगे
मान लीजिए कंडक्टर में टोटल n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये U1, U2, U3, UN उन n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट करती है। तो इन थर्मल वेलोसिटीज का वेक्टर सम करोगे आप तो वो बच्चों हमेशा 0 आएगा। ठीक है, मतलब अगर हम और इसको थोड़ा सा मैं एलिब्रेट करता हूं कि मान लीजिए अगर हम ये एक सिलिंड्रिकल वायर ले रहे हैं किसी कंडक्टिंग मटेरियल की जिसके अक्रॉस हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, रूम टेम्परेचर पे है वायर, तो एटम्स का और पॉजिटिव आयंस के ऑसिलेशन हो रहे होंगे, मीन पोजीशन पर रहेंगे वो लेकिन ऑसिलेट करेंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां वहां जहां तहां रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए मैं कोई क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लूं, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इस सिलिंड्रिकल वायर में ले लूं, ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शन को डेल्टा टी इंटरवल ऑफ टाइम में मैं ऑब्जर्व करता हूं कि इधर वाले रीजन से लगभग n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि डिफरेंट डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में उनका मोशन होगा, टोटल कितने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेल्टा टी टाइम में इस रीजन से इस रीजन में एंटर करते हैं ड्यू टू देयर थर्मल मोशन। थर्मली मूव कर रहे हैं, थर्मल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर। ठीक है, अब क्योंकि मोशन रैंडम है, कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन तो है नहीं, तो हम कह सकते हैं अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस रीजन से इस रीजन में एंटर करते हैं इस क्रॉस सेक्शन को पेनिट्रेट करके, तो इधर से भी तो इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इधर से भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि थर्मल मोशन तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स का भी है, वो भी मूव करेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे? लगभग n ही हम कह सकते हैं, क्योंकि जितनी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की इधर है उतनी डेंसिटी इधर, आइसोट्रोपिक मीडियम है, प्रॉपर्टीज एक जैसी है हर जगह पर। तो अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर एंटर कर जाएंगे, तो टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ? तो माइनस n ही नेगेटिव चार्ज इधर आया, इधर से इधर आया, और माइनस n ही नेगेटिव चार्ज इधर से इधर आया। टोटल चार्ज इधर का भी कांस्टेंट बना रहेगा और टोटल चार्ज इधर का भी कांस्टेंट बना रहेगा, है ना। मतलब नेट फ्लो चार्ज का, चार्ज कैरियर्स मूव तो कर रहे हैं लेकिन नेट फ्लो चार्ज का जनरेट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेम वेलोसिटी का कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा होगा। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर है तो किसी ना किसी, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होगा जिसकी वेलोसिटी इसके इक्वल एंड अपोजिट आएगी, तो ये मोशन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। सारे चार्ज कैरियर्स इतनी लार्ज वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं लेकिन नेट फ्लो चार्ज का जनरेट नहीं हो रहा। ओवरऑल चार्ज कांस्टेंट है, ओवरऑल चार्ज स्टेडी है, नेट कोई फ्लो चार्ज का है नहीं। इसको यूं भी समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर हम एक इस तरह का क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं किसी कंडक्टर में और एक छोटा सा रीजन ऑफ स्पेस कंसीडर कर लीजिए कंडक्टर के अंदर ना, एक नेट वॉल्यूम मतलब एक स्मॉल वॉल्यूम कंडक्टर के अंदर कंसीडर कीजिए, तो इस वॉल्यूम से कुछ चार्ज कैरियर्स बाहर निकलेंगे ड्यू टू देयर रैंडम थर्मल मोशन, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करें, इस वॉल्यूम को छोड़कर बाहर जाएंगे, तो आसपास के सराउंडिंग रीजन ऑफ स्पेस से, आसपास की वॉल्यूम से लगभग जितने इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकले हैं लगभग उतने इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर भी कर जाएंगे। तो ओवरऑल इस वॉल्यूम का चार्ज कितना बना रहेगा? इस वॉल्यूम में जो चार्ज है वो फिक्स्ड रहेगा, है ना, नेट चार्ज, नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0। तो ये कारण है, ये रैंडमनेस जो है इस मोशन की, इसकी वजह से थर्मल मोशन कोई नेट फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट नहीं करता। बहुत लार्ज वेलोसिटी से चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे लेकिन फिर भी रिजल्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज 0 आएगा। मींस अगर हम सभी इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटीज का वेक्टर सम करेंगे तो वो 0 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया हमारा थर्मल